हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा संविधान सभा की जितनी भी प्रमुख समितियां रही या फिर अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस घटना चक्र के क्वेश्चन है। इसमें दो टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। एक तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा ये भी संविधान सभा की प्रमुख समितियों को भी देख लिया है। तो दोनों टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आपकी तैयारी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप टॉपिक्स पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप, संविधान सभा या संविधान निर्माण की प्रक्रिया जैसे आपने पढ़ लिया, तो ये पढ़ने के बाद इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको लगा लीजिए। या फिर ये पढ़ लिया है तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगा लीजिए। तब मजा आता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। 70-80% चीज़ें, 70 से 80% चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद ये जो नोट्स है ना, काफ़ी शानदार तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है। काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। तो कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए काफ़ी शानदार नोट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। एक पेज को आराम से 2-4 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। और पॉलिटी में टोटल 10 से 12 पेजेज हैं, 10 से 12 पेजेज हैं। हाँ, मैं ये आपको बोलूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछला वाला जो लेक्चर्स है ना, जिसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये और ये, इनको काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किया गया है, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसको देखने के बाद आप जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी, मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं उतना एक्सप्लेन तो जरूर कर दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। हाँ, रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, छोटा सा चार्ज है, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको देख लेते हैं। घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद संविधान सभा की जो भी प्रमुख समितियां रही हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ये सारी पार्टियां दी हुई हैं, पार्टी के स्तर पर क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैंने बताया था, ऑप्शन में क्या है, ए में है स्वराज पार्टी ने 34 में, कांग्रेस पार्टी ने 36 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्वराज पार्टी ने पार्टी के स्तर पर 1934 में। ठीक है। हाँ, सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तुत किया था ये संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले राय किसने दी थी, कम्युनिस्ट नेता एम एन रॉय ने। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और पार्टी के स्तर पर ये स्वराज पार्टी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा अर्थात संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय, बी है B.R. अम्बेडकर, और सी में है क्या, एनी बेसेंट, डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ही है आपको, ए एम.एन. रॉय। ठीक है, 1934 में इन्होंने भी राय दी थी, अपना विचार प्रस्तुत किया था। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, निर्वाचन के माध्यम से। यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो 1942 में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थे। क्या क्वेश्चन है, समझ पाए होंगे। ऑप्शन क्या है, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति बी में है, सी क्या है 12 लाख, डी है 15 लाख। ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ था, बट वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। वयस्क मताधिकार ये क्या होता है, सारी चीजें मैंने समझाई हैं। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है। हाँ, और क्या बताया था मैंने, और ये बताया था कि संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित किए गए थे वो प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति को निर्वाचित करके भेजा गया था। मतलब 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर रहा था उस टाइम। ठीक है। और ये निर्वाचन किसके द्वारा हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा।
ठीक सारी बातें मैंने बताई है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है और नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से। आप 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। आराम से पीडीएफ को देखते रहिए। हाँ, लास्ट में मैं कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो प्रिंट निकलवा सकते हैं और देखते रहिए। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद बात की जाए इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन से थे? कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 1946 को आया था। इसके सदस्य कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, और कौन था भाई? ए बी अलेक्जेंडर। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफर्ड क्रिप्स, बी अलेक्जेंडर। ठीक ना, ए बी अलेक्जेंडर। तो एक बात बताइए, ये सब थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, कौन नहीं था? विलियम वुड। तो विलियम वुड सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था निर्वाचन के बाद। हाँ, प्रस्ताव निर्वाचन के संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव जो रखा था निर्वाचन के द्वारा, वो क्रिप्स मिशन ने रखा था प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आती है, उन्होंने निर्वाचन के द्वारा इसका गठन कर दिया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सारी बातें मैंने बताई हैं काफ़ी अच्छे ढंग से, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पिछले वाले लेक्चर वाले वीडियो को। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा, किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, और सी है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको तो मैंने बता दिया ना कि इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन गठन किसके द्वारा कर दिया गया था? निर्वाचन के द्वारा। निर्वाचन के बाद किसके द्वारा किया गया था गठन? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत गठन किया गया था। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात की जाए कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इसके उप सभापति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, उनको उपाध्यक्ष अर्थात उपसभापति बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि ये मैंने बताया नहीं था, आप ध्यान रख लीजिएगा कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और बाकी सारी बातें मैंने बताई हैं, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनकी बातें हम करेंगे। उसके बाद बात करें, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो ए में है सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये सदस्य नहीं थे अंतरिम सरकार के। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस अब बीपीएससी में भी पूछने लगे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पूछा है कि कौन से सत्य हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बिल्कुल नहीं थी, ये मैंने बताया है, ये तो गलत है। तो पहला गलत हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ पर 1 दिया हुआ है। इसमें 1 दिया है ए में, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ भी 1 दिया है तो ये भी काट दीजिए। इसका मतलब बी और सी में कोई होना चाहिए। आगे पढ़िए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं अप्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का नहीं अप्रत्यक्ष का। इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इस बी और सी में 2 किस में दिया हुआ है? बी में, तो ये काट दीजिए। तो आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ऐसे आप क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। वह बहुदलीय निकाय थी, निश्चित रूप से मैंने बताया था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, समितियां बहुत सारी बनाई गई थी। ठीक है, ये सारी बातें हम जानते हैं, बट थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो 1-2 स्टेटमेंट से ही आप सही क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। 95% चांस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन है। बाकी बात की जाए कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
पहला स्टेटमेंट क्या है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। दूसरा गलत है ना, तो देखिए दूसरा किस में दिया हुआ है, बी किस में दिया हुआ है। बी किस में दिया है, इसमें दिया है, इसको काट दीजिए। बी किस में दिया है, डी में दिया है, इसको काट दीजिए। बी किस में दिया है, इसमें दिया है, इसको काट दीजिए। बच क्या गया, ए। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, एक दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि आगे पढ़ लीजिए, वह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ठीक थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही बात है। बट उसने पूछा है कौन से कथन सही है, तो आराम से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, चलिए आगे बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें गलत ढूंढना है। पहले की बात की जाए तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, बिल्कुल बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो ये तो सही है। उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। आगे बात करते हैं बी की, ये तो सही है स्टेटमेंट। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी ठीक है। उसके बाद इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। कई बार मैं बोल चुका हूं कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, ठीक है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के आधार पर थी। तो ये सारी भी बातें मैंने बताई हैं, आप जरूर वीडियो को देखिएगा और नोट्स को पढ़ते रहिए। तो इसमें ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही, ये वाला गलत है, इसने गलत ही पूछा है, तो बी ऑप्शन जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, इसमें ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य जो चुन के आए थे वो किसके द्वारा चुन के आए थे, तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, नहीं, ये सटीक आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लेक्चर को देखते जाइए और क्वेश्चंस को लगाते जाइए, आप खुद से लगाते जाइए या फिर मैं जब डिस्कस करता हूं तो उसको देखते जाइए, और नोट्स रखे रहिए। एक मतलब 2-4 मिनट में एक पेज रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। इतना ना सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया है कि कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, सीधे निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल नहीं, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, ये गलत है। अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित हुए थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भी जो निर्वाचन विधि है ना, आगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, हालांकि पिछले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो ये तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सेम क्वेश्चन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, स्थायी पूछा है, अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक में अध्यक्षता की, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर स्थायी रूप से पदभार ग्रहण कर लिया किन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कब, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो अस्थायी और स्थायी दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बैठक की मैं बोल रहा हूँ, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को,
तो अस्थायी रूप से अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, वही पहले दिन अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सेम क्वेश्चन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा का दिया हुआ नाम, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं दिया हुआ है और कुछ बोला नहीं है, तो स्थायी अध्यक्ष पर ही जाइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं रहता और सच्चिदानंद सिन्हा का रहता तो उनको हम सही टिक लगाते। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात की जाए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत, ये नॉमिनेट करके आए थे, कौन थे उपसभापति पहले? तो देखिए, उस टाइम 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इसकी अध्यक्षता की थी अस्थायी रूप से, किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्होंने मनोनय किया था, किसका मनोनय किया था अस्थायी रूप से? वो किया था फ्रैंक एंथोनी का। लेकिन जो स्थायी उपाध्यक्ष बने वो कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। अस्थायी रूप से फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, ध्यान में रखिएगा, अस्थायी रूप से। और स्थायी रूप से बात कीजिए, अगर उपाध्यक्ष को पूछे स्थायी उपाध्यक्ष, तो वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। सिंपल क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, इसी दिन इसकी बैठक होती है। ठीक, ये कई बार बोल चुका हूँ मैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सेम क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी रूप से 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को पदभार ग्रहण किया था, स्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डेट नहीं दिया हुआ है। दिसंबर 1946, तो सिंपल है, 1946 यहीं पर दिख रहे हैं, यहाँ 48 है, 51 है, 50 है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। फिर बात की जाए कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ए ऑप्शन में 10 जून 1946 है, बी में दिख रहा है 9 दिसंबर 1946। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 19 दिसंबर 1949। सिंपल क्वेश्चन 1946 वाला, 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ये मैं बता चुका हूं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को। और इसी के आधार पर आगे जब संविधान का निर्माण होता है तो संविधान की जो प्रस्तावना तैयार होती है इसी के आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सीधा क्वेश्चन, सिंपल, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जिसको स्वीकृत कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को अंगीकार कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सेम क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद बात की जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन पढ़ते हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सही बात है, स्टेटमेंट सही है। पहला सही है। चलिए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे बट चलिए एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। सॉरी, पहला तो सही है ना, और इसने सही ही पूछा है तो इसको तो अभी रहने देते हैं, जब गलत कुछ मिलेगा ना तब ढूंढने जाएंगे वहाँ पर। हालांकि पहला सही है तो पहला देखिए किसमें नहीं है, पहला सी में नहीं है तो सी को तो काट दीजिए, सी नहीं होगा, या तो ए होगा ना तो बी होगा ना तो डी होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करने आना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अब बीपीएससी में भी पूछ रहे हैं, इसलिए सीखिए। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सही बात है, ये भी सही बात है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, ठीक है ना, पूरे संविधान का वो सार है, भूमिका है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। एक और दो सही है। तो एक बात बताइए, इसमें एक नहीं था तो इसको काट दीजिए, और एक और दो सही है, दूसरा वाला भी सही है। इसका मतलब इसमें देखिए दो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब बी तो होगा ही नहीं क्योंकि दूसरा तो सही है, तो इसमें दिखना चाहिए, नहीं है तो बी वाला भी कट जाएगा। सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तीसरे पर चलिए, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही बात है, ये अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ध्यान में रखिए, ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। जब मैं प्रस्तावना वाला लेक्चर लूंगा ना, अगला वीडियो, उसमें सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी ध्यान में रखिए कि ये भी सही है, तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट है कि राज्य के मुखिया को, चौथा वाला स्टेटमेंट, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य का मुखिया का मतलब आप मुखिया मत समझ लीजिए या फिर राज्य मत समझ लीजिए। संविधान में देश को मतलब देश नहीं लिखा हुआ है, राज्य ही लिखा हुआ है, ठीक। तो राज्य मतलब देश का, राष्ट्र का जो मुखिया है, राष्ट्र का मुखिया अर्थात राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति जो होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा निर्वाचित होता है। हाँ, ये एक दो स्टेटमेंट्स हैं ना, इसको अगले वीडियो में जब आप आगे वाले लेक्चर्स पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप जान लीजिए, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए। ये दोनों स्टेटमेंट, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। और ये जो है ना, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य का मुखिया कौन होता है ये जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हालांकि ध्यान में रखिए यहाँ पर कि राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, तो ये प्रत्यक्ष विधि से नहीं अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो 1 2 3 सही है, अर्थात ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कितनी बैठकें लगी थी। देखिए इसमें टाइम जो लगा था, संविधान के निर्माण को बनाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 11 18 दिन, इतना टाइम लगा था जिसके लिए, ठीक, इतने टाइम में निर्माण हुआ था। अधिवेशन कितने हुए थे, कितनी बैठकें हुई थी? 11 अधिवेशन। तो ऑप्शन में जो सबसे क्लोज आंसर दिख रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11 दिख नहीं रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949। नहीं, इस दिन संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1946 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस दिन अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था, और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तो बी ऑप्शन क्या है? 5 दिसंबर 1949, सी है 24 जनवरी 1950, डी है 25 जनवरी 1950। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे, कितना टाइम लगा था संविधान के निर्माण में? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी है 2 वर्ष 7 माह 3 वर्ष, ये तो गलत हो जाएगा, 3 वर्ष वाले गलत। 2 वर्ष वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, 2 वर्ष यहाँ भी है, 11 माह, तो 11 माह वाला अगर आपको मंथ ध्यान है तब भी काम चल जाएगा। यहाँ 7 माह दिया हुआ तो गलत हो जाएगा। हालांकि सही ऑप्शन क्या है? 2 11 18। तो ये याद ही रख लीजिएगा, इतना क्या दिमाग लगाना, इसको याद ही रख लीजिएगा, 2 11 18, ठीक। उसके बाद बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान कराते हैं। देखिए ए की बात की जाए तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो ये मैं बता चुका हूँ, संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष बने अस्थायी रूप से,
वो कौन बने थे? एंटोनी, ये बता चुका हूं। बट स्थायी रूप से कौन बने थे? एच.सी. मुखर्जी। अर्थात ए को किससे मैच कराइएगा? 4 से। चलिए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। ए को 4 से किस में मैच कराया गया है? ए को 4 से ए वाले में कराया गया? नहीं, एक ए वाले में तो 1 से करा दिया गया है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। बी वाले में 4 से मैच कराया गया है, इसको अभी देखते हैं। सी वाले में 2 से मैच करा दिया गया है ए को दूसरे वाले से, तो गलत हो जाएगा। डी वाले में ए को 3 से करा दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए एक ही स्टेटमेंट से अपना सही आंसर मिल गया, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा समझा क्यों रहा हूँ, ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चंस को करने जाएं तो इस टाइप के थोड़े मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ गए या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए तो वहाँ स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, ऑप्शंस को देखते जाइए। इससे क्या होगा कि कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चारों ऑप्शंस को पहले मिलाएंगे, फिर जाकर चारों स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे, फिर जाकर ऑप्शंस को देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। हाँ, घर पे बैठे हैं तो सारे ऑप्शंस को देखिए अच्छे से। अजीब क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कुछ अजीब क्वेश्चंस, उसमें 1-2 स्टेटमेंट के बारे में ही आपको पता होगा, 1-2 फैक्ट्स ही आप जानते होंगे, बाकी नहीं जानते होंगे, तो वहाँ पर भी यही टेक्निक काम देगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक जरूर अपनाइए जहाँ भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे। ये हो सकता है आप ना जानते हो, बट ध्यान में रख लीजिए प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। हालांकि 1-2 स्टेटमेंट जानेंगे, 1-2 फैक्ट्स अगर जानते होंगे मैचिंग वाले में, तो 90% से ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये मैंने बता दिया है, पिछले लेक्चर में ये बताया है। संघ से संबंधित जो भी बातें आएंगी अध्यक्ष के रूप में, तो वो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो डी हो जाएगा 2 से मैच करा दीजिएगा, डी को 2 से मैच करा दीजिएगा। सी बच गया, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो लास्ट में कौन बच गए? वी.टी. कृष्णमाचारी। तो सी को 1 से। मैं क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक, लेक्चर को आप जरूर देखिए। फिर बात कर ली जाए कि संविधान सभा के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए ऑप्शन में है बी.आर. अम्बेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है बी.एन. राव, डी में है के.एम. मुंशी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये मैंने बताया था, सिंपल क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, बी है बी.एन. राव, सी है के. संथानम, डी है के.एम. मुंशी। सिंपल क्वेश्चन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी.एन. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ये सारी बातें हैं। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा की बात की जाए तो देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक, लेकिन प्रश्न में वैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसमें सही ऑप्शन तो नहीं मिल पा रहा है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा 17 नवंबर 1949। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ठीक, इस दिन अंगीकार कर लिया गया था, अपना लिया गया था संविधान को, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था। ठीक, अंगीकृत कर लिया गया था संविधान, भारतीय संविधान को, और 26 जनवरी को लागू किया गया था। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। सेम क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सेम क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद बात की जाए कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? सेम क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सिंपल सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान को। ठीक, अंगीकृत कर लिया गया था और लागू किया गया था 26 नवंबर को। इस दिन इतने दिन रुकने का कारण था, 26 जनवरी को एक्चुअली 1930 में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। ठीक, नहीं तो तैयार तो एक्सेप्ट तो
26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था इसी दिन, ठीक है, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहला है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, सही स्टेटमेंट है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, नहीं ये गलत है। यह दिन शुभ दिन था, बिल्कुल नहीं, मतलब ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ए ऑप्शन जो है ना सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल जिस दिन अपनाया गया था भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, ये मैं बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इसी 26 नवंबर अर्थात इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गवर्नर जनरल ये भी नहीं होगा, भारतीय संसद द्वारा नहीं, संवैधानिक सभा द्वारा, संवैधानिक सभा तैयार कर रही थी इसको, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा। फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब अंगीकृत किया गया था, सिंपल ये बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस प्रेसिडेंसी से, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, आगे हिस्ट्री में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो ये आप मन करे तो ध्यान में रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो 24 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, 1891 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी दिसंबर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये MPPCS का क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है प्रासंगिक हो वहाँ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है कौन सा सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई, ठीक। एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये स्टेटमेंट सही है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और ये हालांकि हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा करेंगे, ये भी सही है। तो एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आगे इन चीज़ों को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर एक दिया हुआ है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है ना देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये आप भी समझते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रीजन में बात की जाए कारण में, तो इसमें लिखा हुआ कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में दूसरे देश के संविधान से ली गई हैं, ठीक है, ये बात है, सही बात है, ली गई हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये कोई रीजन नहीं हुआ कि ये गृहीत है इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कोई रीजन नहीं हुआ। हालांकि ये और ये दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ना ये वाला दूसरा स्टेटमेंट ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट है गृहीत संविधान है, आगे जब हम भारत के जो संविधान के जो स्रोत है ना, भारत के संविधान के स्रोत और क्या बोलते हैं इसको, संविधान के स्रोत और प्रस्तावना वाला जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैं इसकी चर्चा करूँगा संविधान के स्रोत में, ठीक है ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक दो क्वेश्चंस आए होंगे जिन बातों को आगे डिस्कस करना है, बीच बीच में इसमें आ जा रहा है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मौलाना आजाद, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? मौलाना आजाद ने। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी जोरदार ढंग से वयस्क मताधिकार को अपनाने का समर्थन किया था, लेकिन स्थगित करने की बात किन्होंने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद बात कर लीजिए ये आप सब जानते होंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में
भंग कर देना चाहिए। राजनीतिक दल के रूप में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको भंग कर देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसको खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा था, ये हिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, ठीक है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, ठीक है। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, ठीक है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, ठीक, वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। हालांकि थोड़ा सा भी स्टेटमेंट ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शंस तक पहुंच जाएंगे। कोशिश कीजिए कि हाँ पूरा स्टेटमेंट हल्का फुल्का भी ध्यान में रहे, बट स्टार्टिंग की बातें भी ध्यान में रहेंगी तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एक दो स्टेटमेंट्स का और क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं ना, उन्होंने अल्पसंख्यक के हित तथा भावनाओं को, अल्पसंख्यकों के जो भी हित हैं और उनकी जो भी भावनाएं हैं उनको, उनके महत्व को कम करके आंका है। ये बात कही थी किसने, आइवर जेनिंग्स ने। उसके बाद बात की जाए किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक, तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको देख लेते हैं। ये भी सारे क्वेश्चंस घटना चक्र के ही क्वेश्चंस हैं। बात की जाए सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ की जहाँ भी बात आएगी, देखिए मैंने लेक्चर में बताया था, काफ़ी अच्छे से बताया था कि याद कैसे रखना है आपको, कैसे चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो संघ की जहाँ पर भी बात आएगी ना, तो संघ की बात आएगी तो वहाँ पर कौन आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन में ए दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, बी में जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय, संघ की बात नहीं की जा रही, प्रांत की, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, प्रांत की बात की जाए, गृह की बात की जाए, ठीक, गृह मंत्रालय, जैसे अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय किसको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रांतीय संविधान समिति की भी बात आएगी, गृह मंत्रालय की भी बात आएगी, मतलब अंतरिम सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर है, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में सरदार पटेल। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है, ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रारूप समिति, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। सेम क्वेश्चन, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया हुआ है समिति, ये जो भी समितियां हैं और उनसे संबंधित जो अध्यक्ष थे, मतलब सूची 2 में क्या दिया हुआ है, अध्यक्ष, मैचिंग कराना है। देखिए मूल अधिकार की बात की जाए, देखिए नोट्स में मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, मतलब जैसे प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, या फिर मौलिक अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकार, या फिर अल्पसंख्यक या जनजातीय क्षेत्र संबंधी जो भी सलाहकार समिति हैं, ठीक ना,
इन सभी समिति के अध्यक्ष कौन है? इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन सबको एक साथ मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप नोट्स को जरूर देखते रहिए। 2-4 मिनट में आप एक पेज रिवाइज कर जाएंगे काफ़ी अच्छे से, कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन। तो ए को किससे मिलाइएगा भाई? 4 को, सरदार पटेल। कार्य संचालन की बात की जाए तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है। चलिए, संघ शक्ति की बात की जाए, संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के, तो संघ की बात आ रही है तो जवाहरलाल नेहरू। सी को 2 से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हालांकि इसमें दिया ही नहीं है तो इसका आंसर चेक करते हैं। स्टार लगाया हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन गलत, मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये इसमें KM मुंशी, ये गलत है। ये स्टेटमेंट की बात की जाए, इस फैक्ट की, ये गलत है, इसलिए सही ऑप्शन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालांकि आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर बात की जाए कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। अभी मैंने बताया मौलिक अधिकार हो जाए, अल्पसंख्यक, जनजातीय, कुछ भी आए, या फिर प्रांतीय संविधान समिति आए, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। संघ की बात आएगी तो पंडित नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वीडियो को जरूर देख लीजिए, वीडियो और नोट्स को देखते रहिए, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ, उसके बाद बात की जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य मतलब BR अम्बेडकर के अलावा। BR अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे, ठीक। तो इनके अलावा अन्य कितने हुए? 6 सदस्य। 6 सदस्य जो थे ना, उनका नाम आप 1-2 नज़र देखते रहिएगा। मतलब जब नोट्स को रिवाइज कीजिएगा तो बस एक नज़र देख लीजिएगा हमेशा। इससे क्या होगा ना, जब ऑप्शंस को आप देखेंगे, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन देखकर आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। कोई अलग नाम आता है तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था वहाँ पर। हाँ, 6 सदस्यों का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे N गोपालास्वामी मैंने नोट्स में लिखा है अच्छे से, बस यहाँ पर सुनते जाइए। N गोपालास्वामी अयंगर, ये एक नाम हो गया। फिर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कृष्णस्वामी, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक। नाम सुनते जाइए, ये दूसरा नाम था। फिर तीसरे कौन थे? KM मुंशी, ठीक। उसके बाद चौथे नाम की बात कर लेता हूँ, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद BL मित्र, उसके बाद DP खेतान, ठीक। ये राइटिंग पर नहीं जाइए, ये वाला पेन जो है वह उतना अच्छा पेन नहीं है, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। बट जो मैंने नाम बोला है वो सुनिए। नोट्स में मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा है, कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। हाँ, इसमें 2 जने जो थे ना, BL मित्र और DP खेतान का जो नाम लिया है, इनकी जगह पर बाद में स्थान ले लेते हैं। BL मित्र की जगह पर आ जाते हैं N माधव राव BL मित्र की जगह पर, और DP खेतान की जगह पर कौन आ जाते हैं? DP खेतान की जगह पर आ जाते हैं TT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो नोट्स को आप देखते रहिए, चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। चलिए, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए आगे क्वेश्चन। N गोपालास्वामी, ये थे, ठीक। तो ये थे। देखिए, एक कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक नहीं दिया हुआ है, D, तो इसको काट दीजिए, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू थे क्या प्रारूप समिति में? बिल्कुल नहीं थे। अब 2 किस में दिया हुआ है? बाकी जो बचा हुआ है ABC में 2 किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे। तीसरा किस में नहीं दिया हुआ है? इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट दीजिए। C ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये थे, ये नहीं थे, ये थे, सरदार पटेल नहीं थे, ये दोनों थे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 वाला कौन सा हो जाएगा? B ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, C ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति अर्थात संविधान प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहम्मद सादुल्लाह ये थे, KM मुंशी भी थे, C अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, D जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो D ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। फिर बात की जाए कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब गठन किया था? ये मैंने बताया था, 29 अगस्त
29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद भी मन करे तो क्वेश्चंस लगा सकते हैं एक बार और। हाँ, नोट्स को आप देखते रहिए, वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन का डिस्कशन किया है हमने, इनको अगर आपने देखा है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद नोट्स को रिवाइज करते रहिए, नोट्स को काफ़ी अच्छे ढंग से, इसीलिए मैंने आपको दिया है कि कहीं भी आप बैठे हैं, घूम रहे हैं, मोबाइल में नोट्स है, काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, देख लीजिए 2-4 मिनट में, कहीं भी आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आराम से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाकर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।